हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 230 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 231 पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और उसमें आपको किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें और किन बिंदुओं को हम ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल सा है आपका प्रश्न। आपका प्रश्न है, भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। हालांकि भारतीय फार्मा क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने इसका उत्तर लिखा है, भारत का दुनिया भर में सबसे सस्ती कीमत पर जीवन रक्षक दवाओं का नवाचार और वितरण करने में एक लंबा और विशिष्ट इतिहास रहा है। भारत कम लागत वाली जेनरिक वैक्सीन और सस्ती दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो मूल्य और मात्रा दोनों स्थितियों में दवाओं के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। इतना नहीं, भारत के पास खाद्य और औषधि प्रशासन अनुमोदित दवा निर्माण संयंत्रों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। कोविड-19 महामारी ने न केवल भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग की ताकत को उजागर किया है, बल्कि इस क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ावा दिया है। भारत ने विकसित और विकासशील देशों जैसे यूएसए, यूके, दक्षिण अफ्रीका, रूस, नेपाल, बांग्लादेश आदि को दवाइयां या वैक्सीन एक्सपोर्ट की हैं। हालांकि ये एक बेहतर घरेलू विनिर्माण आधार और कम लागत वाले कुशल श्रम शक्ति के साथ भारत फार्मास्यूटिकल्स विनिर्माण में एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। आकार में भारत का दवा उद्योग विश्व का तीसरा सबसे बड़ा है, जो कि वैश्विक निर्यात में 3.5% योगदान देता है और गुणवत्ता में वैश्विक रैंक 14 है। लेकिन फिर भी तमाम उपलब्धियों के बीच कई चुनौतियां भारतीय फार्मा क्षेत्र में रही हैं। जैसे नंबर 1, दवा उद्योग को नियम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, कीमतों के लिए रसायन मंत्रालय और आयात निर्यात के लिए वाणिज्य मंत्रालय जैसे तीनों मंत्रालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। 70 से 85% कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता रहती है। विनिर्माण क्षेत्र का एजेंडा सरकार की प्राथमिकताओं का गायब होना, बल्क ड्रग पार्क, नकली दवाएं एवं कालाबाजारी का बढ़ना। उपरोक्त चुनौतियों से लड़ने में सर्वप्रथम तो कच्चे माल के लिए एक ही देश पर निर्भरता कम की जाए। दूसरे, दवा उद्योग को 3 मंत्रालयों से जूझने के बजाय एक अलग मंत्रालय बनाया जाए। साथ ही एक अनुभवी लोगों से सुसज्जित टास्क फोर्स बनाने की आवश्यकता है, जो कि कालाबाजारी व आयात निर्यात पर नजर रखे तथा दवा निर्माताओं की सहायता करे। निष्कर्षतः देश के दूसरे सबसे बड़े उद्योग के अलग मंत्रालय से समय व संसाधन बचेंगे और निर्णय भी त्वरित होंगे। इन तमाम पक्षों को अगर संशोधित किया जाता है, उन्हें स्पर्श दिया जाता है, तो किसी भी देश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आखिर मामला दवाइयों का है और उन दवाइयों का जो जीवन के साथ जुड़ी हैं और देश संकट में दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना। लेकिन सच तो यही है कि दवा की जगह दवा ही होती है। वाह, शायरी लिखा है। अच्छा लिखा है आपने उत्तर, मतलब काफ़ी ज़्यादा संक्षिप्त कर दिया है और लगभग सारे डायमेंशन कवर किए, बल्कि कुछ नए डायमेंशन भी आपने इसमें ऐड किए हैं। जैसे कुछ तथ्य आपने दिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। साथ ही आपने मिनिस्ट्रीज़ के बारे में जो बताया कि मिनिस्ट्रीज़ को लेकर जो चक्कर काटने पड़ते हैं, वो भी आपका डायमेंशन काफ़ी अच्छा है। बट आपको यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें सॉर्ट करने की आवश्यकता है। सॉर्ट करने का मतलब क्या? जैसे कि आपने अपने पहले पैरा में इनडायरेक्टली ये बता दिया है कि भारत वैश्विक तौर पर दवा में किस तरीके से आगे है, ठीक है। लेकिन आपने अपने सेकंड पैरा में फिर से उसी लाइन को बताने की कोशिश की है। अब आप कर क्या सकते हैं कि ये जो 5 से 6 लाइनें हैं आपकी, यानी कि 3, 2, 5 ये और बाकी आपकी यहाँ पे ये 4 लाइनें, ठीक है। इन 4 और 5 लाइनों को मिलाकर यानी कि 9 लाइनें, यानी कि 9 चौक 36 या 9 पना 45, 50 वर्ड हम मान के चलते हैं। उन 50 वर्ड को अगर आपको सॉर्ट करना है तो क्या करना है, यहाँ पे जैसे फार्मास्यूटिकल्स उद्योग की ताकत को उजागर किया, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देंगे उसके डाटा जो वहाँ पे आपने लिखा कि विश्व में रैंक 14वीं है या वहाँ पे इतने % डाटा, ये चीज़। लेकिन हमारा यही मानना होता है कि डाटा आपको नहीं याद रखना चाहिए, क्योंकि डाटा हमेशा बदलता रहता है। जब आप मुख्य परीक्षा देंगे तब तक डाटा बहुत चेंज हो चुका होगा।
ठीक है। तो एक तो ये काम आपको करना है। दूसरी बात ये है कि आपको अपने उत्तर में जो बातें लिखनी हैं एक्सट्रीम नहीं लिखना है। एक्सट्रीम का मतलब जैसे आपने यहाँ पे एक एक्सट्रीम लिखा है ना वर्ड, इस जगह पे, हाँ ये जो वर्ड है ना कि किसी भी देश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये तो आप चाहे भारत विश्व का गुरु ही क्यों ना बन जाए, लेकिन डिपेंडेंसी तो रहेगी। और ये ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन का नेचर है कि आप कितना भी हो जाए किसी ना किसी पे डिपेंड रहेंगे ही रहेंगे, कितना भी आपके पास संसाधन क्यों ना हो जाए। तो वैसा ही एक देश होता है। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे साथ पढ़ेंगे तो हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में ये चीज़ बताएंगे कि उस समय का जो वर्ल्ड वॉर हुआ, और उस वर्ल्ड वॉर में जब लोगों ने ये सोचा कि हम इस ग्रुप के एलाई हो जाएंगे तो इन वर्ल्ड में फिर हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। बट आप देखेंगे कि चाहे चाइना हो या जापान हो, इतनी ज़्यादा टसल होने के बावजूद भी आगे चलकर एक दूसरे पर डिपेंड हो गए। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंस इसलिए बढ़ गई क्योंकि जापान की जो साइंसटेक की इंडस्ट्री है, या जिसको आप एक तरीके से आप सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हो, हमारे यहाँ जो सिलिकॉन वैली, हालांकि वो तो अमेरिका में है, यानी कि आप एक तरीके से ये समझ सकते हो जो इंडस्ट्री है हमारी कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो उस पे क्या होता है कि जिन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिन रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है आईपैड बनाने में, आईपॉड बनाने में, तो वो सब तो चाइना के यहाँ खनिज हैं। तो इसलिए उनको डिपेंड होना पड़ा। वहाँ पे कई ऐसी पहाड़ियाँ हैं जहाँ से केवल वही मिनरल्स मिलते हैं, और पूरे वर्ल्ड में केवल कई ऐसे क्षेत्र हैं जो केवल इन्हीं दो लोगों के पास हैं। तो डिपेंडेंसी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। उसी तरह से दवाओं के संदर्भ में क्या है कि रॉ मटेरियल ऐसा है कि ना केवल चाइना पे हम डिपेंड हैं, बल्कि हमारे जो बड़े से बड़े हमसे जो लोग हैं जैसे यूएसए है, वो भी डिपेंड है। आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब देश के राष्ट्रपति थे, अमेरिकन राष्ट्रपति, 2020 की बात है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला था? ये वुहान वायरस है। उन्होंने ये नाम दिया था कि ये वुहान वायरस है, ये चाइना का वायरस है। लेकिन जब उनका देश पूरी तरह से त्राहिमाम हो रहा था, तो उन्होंने फिर चेंज किया अपने उस वर्डिक्ट को और चाइना से मदद की गुहार लगाई, और चाइना ने तब उनको रॉ मटेरियल भेजा, ठीक है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि डिप्लोमेसी में कोई चीज़ स्थिर नहीं होती। आज हमारे रिश्ते चाइना के साथ ख़राब हैं, मे भी हो सकता है कल हमारे अच्छे हो जाएं। जैसे पहले हमारे पैलेस्टीन से अच्छे थे रिश्ते, आज भी अच्छे हैं, लेकिन अब हमारे इजराइल से भी उतने ही अच्छे रिश्ते हो गए। आज हम डिफेंस के सेक्टर में इजराइल पे डिपेंड हैं। तो लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा ना हम कह सकते हैं कि हम किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे लाइन क्या उपयोग कर सकते हैं कि हम वैकल्पिक मार्ग अपना सकते हैं, मतलब बार्गेनिंग कर सकते हैं, है ना, कि अगर हमें चाइना नहीं दे पा रहा है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, तो हम किसी अन्य कंट्री से ले सकते हैं, ठीक। दूसरी एक बात जो मैंने आपके पहले भी आंसर में ये चीज़ बताई थी कि उत्तर लिखते वक्त इमोशनल मत हो जाएं, क्योंकि होता क्या है कि एक आईएएस एस्पायरेंट से इस बात की तो गुंजाइश की जाती है कि उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस हो, लेकिन उससे इस बात की नहीं गुंजाइश की जाती है कि वो उसे अभिव्यक्त करता रहे अपने व्यक्तिगत जीवन से, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो गए हैं और आप किसी ज़िले में जाते हैं, वहाँ दवा नहीं है, ख़ासतौर पर आज की जो पेंडेमिक की सिचुएशन है, तब क्या वहाँ पे आप उनके परिजनों को ये कहेंगे कि दर्द का हद से गुजरना दवा हो जाना है? लेकिन सच तो यही है कि दवा की जगह दवा ही होती है। बिल्कुल नहीं कहेंगे। आप उन पेरेंट्स को या उन माता पिता को क्या करेंगे? अपने सीएमओ साहब से ये कहेंगे कि साहब यहाँ पे ये चीज़ें आपको फुलफ़िल करनी है। तब वहाँ ना तो आपको ये गालिब याद आएंगे, ना ही खुसरो याद आएंगे, ठीक है। तो वो बातें हमें नहीं लिखनी है जो हमारी यहाँ काम की नहीं है। हाँ, आप ऐसे राइटिंग लिख रहे होते, इंडिया के मेडिकल सेक्टर्स के बारे में लिख रहे होते, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के बारे में लिख रहे होते, तो आप लिख सकते हैं। आप इथिक्स का क्वेश्चन लिख रहे होते तो वहाँ पे भी लिख सकते हैं केस स्टडी में। बट जो जीएस के क्वेश्चन हैं, खासतौर पर GS 1, 2, 3, वहाँ नहीं लिख सकते।
इसका एक और रीज़न ये है क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट वहाँ पे सीमित होती है। और अगर आज हम इसको सही यहाँ पे कर दें, हालांकि सही करने को तो लोग कर भी सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर हमने आज आपका यहाँ पे सही कर दिया तो इन फ्यूचर आप प्रमोट होने लगेंगे और आप अपने आप को हर जगह पे डालने लगेंगे। और फिर दिक्कत क्या आएगी कि इसकी जगह पे जो 2 से 3 लाइनें और ऐड करनी हैं जो काफ़ी उपयोगी हैं वो रह जाएंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे और क्या क्या ऐड करना है, जैसे आपने यहाँ पे बताया ना, ये भारत ने विकसित और विकासशील देशों को भी वैक्सीन एक्सपोर्ट की। अब यहाँ पे आप एक वर्ड और उपयोग कर सकते हैं। देखो, मैंने जो आपकी 5 लाइनों को सिंक्रोनाइज किया है वो इसीलिए मैंने किया है कि इन सारी 5 लाइनों को कंप्रेस करके हम केवल यहाँ पे वो वर्ड उपयोग करें जो ज़रूरी हैं, क्योंकि आपने लिख तो दिया है सब कुछ लेकिन उनको वर्ड नहीं दे पाए। मतलब जो उत्तर का एक जान होती है ना, जैसे सिंपल सी बात है, किसी बच्चे का जन्म तो हो गया बट उसका नामकरण नहीं हुआ, तो हम उसको क्या बुलाएंगे? बच्चा बुलाएंगे या बेबी बुलाएंगे, कुछ भी कह के बुला लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसका हम नामकरण कर दें कि अच्छा हाँ उसका नाम ये रखा गया है, तो वो बच्चा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पे ये लिख दिया एक्सपोर्ट की वैक्सीन, अब यहाँ पे आप यही लिख दें वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के अंतर्गत, तो 1 नंबर आपको यहाँ पे और मिल जाएगा एक्स्ट्रा कि अच्छा आपको वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम पता है, तो आप इसे लिख सकते हैं। फिर अगर ऐसी बात आए कि ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या कि आपने ये चीज़ें लिख तो दी, आपने फर्स्ट वेव की तारीफ कर दी बट सेकेंड वेव का यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं किया। ठीक है ना, आपने सेकेंड वेव का यहाँ पे बताने का करने की कोशिश की थी। यहाँ पे लास्ट वाली लाइन से दिखता है कि सेकेंड वेव को आप टच करने जा रहे थे बट आपने टच नहीं कर पाए वहाँ पे, तो सेकेंड वेव का भी आपको यहाँ पे जिक्र करना है। और मेरा तो मानना यही है कि अगर आप इस उत्तर का शुरुआत करें तो पैरा में ही बता दें कि सेकेंड वेव कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये चुनौतियाँ सेकेंड वेव के दौरान और कितनी बेहतरीन हो जाती हैं। ठीक है, और फार्मा क्षेत्र में जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने कहीं पर पेटेंट राइट के बारे में कुछ बात ही नहीं की। पेटेंट राइट को लेकर आपको यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे नेशनल हेल्थ पॉलिसी को लेकर बात करनी है। आपको यहाँ पे फार्मा क्षेत्र में गवर्नमेंट ने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया है, जैसे मैं कल ही आर्टिकल एक का पढ़ रहा था, आप ही लोगों में से देवी जी ने भेजा था। देखिए, आप समझ सकते हैं कि देवी जी और सज्जन मैं किन लोगों को कहता हूँ। ठीक है, तो देवी जी ने उन्होंने भेजा था, बड़ा अच्छा आंसर था उनका। उन्होंने जो 2 पॉइंट डाले थे आप उनको भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। क्लियर, उसे भी लिख सकते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने ग्रीन फील्ड में 100% और 75% ब्राउन फील्ड में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया है। आप यहाँ पे आयुष मिनिस्ट्री का उल्लेख कर सकते हैं कि आयुष की फील्ड में गवर्नमेंट किस तरीके से इम्प्रूवमेंट ला रही है। आप यहाँ पे जन औषधि कार्यक्रम को लेकर बता सकते हैं। भाई, आप ये चुनौतियाँ बता रहे हो ना, तो चुनौतियों का मतलब क्या होता है? चुनौतियों का मतलब केवल यही नहीं होता है कि हमारे यहाँ दवा की ही कमी है और दवा का ही उत्पादन है, क्योंकि आपका ये पूरा उत्तर केवल इन्हीं 2 पे केंद्रित है। फार्मा क्षेत्र में केवल यही 2 चुनौतियाँ नहीं हैं। अभी जैसे मैं कल ही पढ़ रहा था, हाँ शायद कल ही मैं पढ़ रहा था कि माई लैब नाम की जो संस्था है उसने क्या किया है कि एक किट बनाई है। ठीक है, वो किट क्या करेगी, घर घर में जो लोग घर में रहते हैं वो लोग अपना कोरोना टेस्ट चेक कर सकते हैं खुद से, लेकिन चेक करने के बाद जो वेस्ट निकलेगा उसको किस तरीके से डिकम्पोज करना है या कहाँ करना है, इसके लिए हमारे पास अभी जो ऑलरेडी सिस्टम्स हैं या जो हमारे पास ऑलरेडी जो संयंत्र हैं डिकम्पोज करने वाले वो काफ़ी कम है। और वैसे भी उसमें बहुत बढ़िया डाटा दिया गया था कि अप्रैल के टाइम पीरियड पे 75 टन हमारे पास, मीट्रिक टन के आसपास, जो भी हो मुझे क्लियर नहीं है यहाँ पे मीट्रिक टन था कितना था, 75 मीट्रिक टन लगभग निकल रहा था कूड़ा कचरा। लेकिन जून और मई के महीने में, लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ पिछले उसमें, वहाँ पे लगभग 4 लाख मीट्रिक टन के आसपास कूड़ा कचरा निकलने लगा था। क्लियर, तो ये काफ़ी बड़ी संख्या हो गई थी, तो उसे ही अभी तक डिकम्पोज करने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो जब अब हर घर से जब ये कूड़ा निकलेगा तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम, यानी कि अभी गवर्नमेंट को इस फील्ड में काम करना है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट को काम करना है। क्लियर। अभी जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया है मिनिस्ट्री को लेकर, ठीक है, यहाँ पे मिनिस्ट्री को लेकर, निर्भरता को लेकर, विनिर्माण क्षेत्र को लेकर और नकली दवाओं को लेकर, यानी कि 4 चुनौतियाँ आपने लिखी, जबकि हमें बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ लिखनी है। और एक और बात आपको बताएं कि आप एक IAS एस्पायरेंट हैं, आपसे 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा उम्मीद की जाती है। पहला कि जो चुनौतियां हैं उनको फेस करें, उनको देखें और उन चुनौतियों का समाधान दें। मतलब अगर आपसे 250 शब्दों में क्वेश्चन पूछा गया है और उन क्वेश्चंस में अगर आपसे 3 एंगल पूछे गए कि भारत क्यों प्रमुख है, चुनौतियां क्या हैं और इसके संबंध में सुझाव क्या हैं, या सुझाव नहीं भी दिया है और केवल 2 बातें दी है, तो आप ये मानकर चलना कि ऊपर वाले को आपको केवल 50 शब्दों में लिखना है, नीचे वाले को आपको 100 शब्दों में लिखना है और सुझाव तो आपको 100 शब्दों में देना ही देना है। क्लियर। तो ये चीज़ें अब आप समझ रहे होंगे कि अच्छा मैंने ये जो इतना डिटेल लिख दिया है इसको शॉर्ट में करके मुझे चुनौतियों पर ज़्यादा ध्यान देना है और चुनौतियों को ध्यान देने के बाद मुझे उसके समाधान पे ध्यान देना है और फिर मुझे उसका निष्कर्ष देना है। क्लियर। क्योंकि आप से उत्तर इसलिए थोड़ा ना लिखाता होगा कि आप इसलिए उत्तर लिख दीजिए क्योंकि हमने आपसे प्रश्न पूछा है, वो आपसे इसलिए पूछता है उत्तर क्योंकि वो चाहता है कि प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। और यूपीएससी की यही थीम है कि वो बच्चा जो आंसर में प्रॉब्लम को सजेशंस के रूप में तब्दील कर सके वो देश में कलेक्टर बनने के पूर्णतया योग्य है ना। आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा, सपोज कीजिए जैसे आज जितने भी कलेक्टर्स इंडिया के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे उनसे ये तो नहीं पूछा जाता होगा कि इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है, इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में इतना टॉप पे क्यों है। यही पूछा जाता होगा कि आप इन प्रॉब्लम्स को कैसे या किस नज़रिए से देखें, उसे कैसे टैकल करेंगे, किस तरीके से आप हर एक अपने विलेज में जो भी आपके ग्रामीण क्षेत्र आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे लोगों की हेल्थ सेक्टर के प्रति इंश्योरिटी को श्योर करेंगे। यानी कि अगर उनको ये लग रहा है कि उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बूस्ट नहीं है तो कैसे आप उनको इस बात के लिए परसुएट कर पाएंगे कि नहीं आप चिंतित मत हो, आप वैक्सीन लगवाइए, आप हमारे यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो तभी कर पाएंगे ना जब आप चुनौतियों को देखेंगे और उसका समाधान निकाल पाएंगे। वहाँ तो आप किसी से नहीं कह रहे होंगे कि हाँ ये दिक्कतें आ रही, ये दिक्कतें नहीं आ रही। क्लियर। तो आप ऐसा कीजिए और इन बिंदुओं को ऐड कीजिए। समस्याओं में आप बताइए कि मिनिस्ट्री को लेकर दिक्कत है, कच्चे माल को लेकर दिक्कत है, विनिर्माण क्षेत्र को लेकर सरकार का बायोपायरेसी, नकली दवाओं की जगह आप वर्ड यूज किया करो बायोपायरेसी। क्लियर। बायोपायरेसी की समस्या है, पेटेंट की समस्या है। ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कई बार WTO या वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के द्वारा इंडिया के जेनरिक दवाओं पे क्वेश्चन रेज कर दिया जाता है। ठीक है। आप बता सकते हैं कई बार बायलेटरल इशूज़ आ जाते हैं कंट्री के मध्य, जैसे इंडिया फाइजर को अप्रूवल देते मतलब 6 महीने लगा दिए, 6 से 7 महीने, या इंडिया ने आप देख सकते होगे स्पुतनिक को अप्रूवल देते 6 महीने लगा दिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो कि अप्रूवल में देरी होती है, मिनिस्ट्री के मध्य तालमेल नहीं है। ठीक है। जो पॉलिसीज़ है वो डिजास्टर मैनेजमेंट इतना एक्टिव नहीं है, या जो हमारी GDP का जो पैसा है वो काफ़ी कम हो रहा है इसमें खर्च। क्लियर। ये चीज़ें आप बता सकते हैं कि हमें हेल्थ सेक्टर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हेल्थ सेक्टर में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं उसको लेकर ऑलरेडी इशू बना रहता है, खासतौर पर नीट का एग्ज़ाम आप हमेशा देखते होंगे। ठीक है ना। तो फार्मा क्षेत्र में ये समस्या आती है। समस्या का मतलब होता है हर एक एंगल को टच करना। ठीक है। हमारे यहाँ नर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, उनकी वैकेंसीज खाली हैं। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो फॉरेन चले गए, यानी कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट हमारे यहाँ नहीं मिल पा रहा। और जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ की जो फीस है वो काफ़ी हाई है, जिसको आम आदमी वहन ही नहीं कर पा रहा। ठीक है। आप ये चीज़ें बता सकते हैं इसमें। और कोरोना की दूसरी वेव्स ने तो इन सब को भी तोड़ कर रख दिया, आप ये भी बता सकते हैं। क्लियर। मतलब बिल्कुल सिंपल रहना है। देखो आपका उत्तर इतना भी गहराई में ना चला जाए कि वो एक ब्लॉग लगने लगे, और इतना भी सरल ना हो जाए कि वो एक आम आदमी का उत्तर लगने लगे। आपके उत्तर में IAS-पन झलकना चाहिए। मतलब आपका उत्तर जो हो वो लगे कि ये किसी सच में कलेक्टर साहब ने लिखा है। क्लियर। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड कर सकते हैं और कैसे हम
इंडिया में इन फार्माक्यूटिकल्स जो सेक्टर्स है उसको बूस्ट कर सकते हैं, और अन्य कंट्री, एक कंट्री के डिपेंडेंसी की अपेक्षा हम अदर कंट्री को ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं। क्लियर? उम्मीद है आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।